नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। वो मंच जहां हम जटिल विषयों की परतों को खोलते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध वो तो लाठियों और पत्थरों से ही लड़ा जाएगा। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही क्षण पर गहराई से बात करेंगे जब दुनिया सचमुच तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु विनाश के बिल्कुल कगार पर पहुंच गई थी। हाँ, आज हमारी गहन चर्चा का विषय है 1962 का क्यूबाई मिसाइल संकट। हम द प्रिंट में प्रकाशित विश्लेषण और दूसरे जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनके आधार पर इस घटना के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। और ये विषय देखिए, न केवल सामान्य जानकारी के लिए अहम है बल्कि यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए भी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से बहुत प्रासंगिक हो सकता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास में। बिल्कुल। और ये शीत युद्ध का वो कह सकते हैं चरम बिंदु था, जब दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ वो आपसी शक, खुफिया जानकारी की कमी और गलत अनुमानों के ऐसे जाल में उलझ गई कि परमाणु युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई। क्यूबा, जो अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में है, अचानक सोवियत परमाणु मिसाइलों का अड्डा बन गया। तो चलिए समझते हैं कि ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ और दुनिया इस तबाही से बची कैसे। कहानी की शुरुआत होती है 16 अक्टूबर 1962 को। उस सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे मैकजॉर्ज बंडे। वो ओवल ऑफिस में एक बेहद चौंकाने वाली खबर लेकर पहुंचे। हाँ, U-2 जासूसी विमानों ने तस्वीरें ली थी। हाँ। और उन तस्वीरों से क्यूबा में सोवियत परमाणु मिसाइलों की तैनाती का पुख्ता सबूत मिला था। और बस इसने व्हाइट हाउस में समझिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बजा दी। देखिए, इस घटना को समझने के लिए थोड़ी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। क्यूबा में क्या हुआ था कि 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। हाँ, और उसने पश्चिमी गोलार्ध में पहली कम्युनिस्ट सरकार स्थापित कर दी। बिल्कुल। अमेरिका इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहा था। फिर अप्रैल 1961 में अमेरिका ने क्यूबा के निर्वासितों के जरिए वो बे ऑफ पिग्स में एक हमला करवाया था, जो कि असफल रहा था। हाँ, बुरी तरह असफल रहा। कास्त्रो की सेना ने उसे नाकाम कर दिया। इस घटना ने कास्त्रो को सोवियत संघ के और करीब ला दिया और अमेरिका के प्रति उनकी दुश्मनी वो और बढ़ गई। अच्छा, तो इसी पृष्ठभूमि में सोवियत संघ ने क्यूबा को चुना अपनी मिसाइलें तैनात करने के लिए। उनके इरादे क्या थे? क्या ये सिर्फ अमेरिका को घेरना था या बे ऑफ पिग्स का बदला लेना? देखें, सोवियत इरादे एक नहीं थे, कई परतें थीं उसमें, और यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है। सोवियत प्रीमियर थे निकिता क्रुश्चेव। उन्होंने जुलाई 1962 में कास्ट्रो के साथ क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने का एक गुप्त समझौता कर लिया। अच्छा। अब इसके पीछे कई वजह गिनाई जाती हैं। कुछ पश्चिमी विश्लेषक हैं, जैसे वॉल्ट रोस्टो, वो मानते हैं कि क्रुश्चेव अपने राजनीतिक साख मजबूत करना चाहते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, वैश्विक कम्युनिस्ट आंदोलन में चीन का प्रभाव बढ़ रहा था, शायद उसे कम करना चाहते थे। और बर्लिन जैसे मुद्दों पर पश्चिमी देशों से मोलभाव करने के लिए एक बढ़त, एक लेवरेज हासिल करना चाहते थे। लेकिन क्रुश्चेव ने अपने संस्मरणों में एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया है। वो क्या था? उनके हिसाब से ये विचार उन्हें मई 1962 में बुल्गारिया यात्रा के दौरान आया था, और उन्हें सबसे ज्यादा उकसाया था तुर्की और इटली में अमेरिका द्वारा तैनात जुपिटर परमाणु मिसाइलों ने। अच्छा, जो सीधे सोवियत संघ को निशाना बना सकती थीं। ये एक तरह से शक्ति संतुलन साधने की कोशिश थी उनकी तरफ से। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां, CIA वगैरह, क्यूबा में ये जो सोवियत तैयारी चल रही थी उसका पैमाना समझ पाई थी? क्या उन्हें अंदाजा था कि खतरा असल में कितना बड़ा है? यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चूक हुई। इतिहासकार हैं सर्गेई प्लोकी और दूसरे विशेषज्ञ भी बताते हैं कि अमेरिकी खुफिया तंत्र वो क्यूबा में सोवियत सैन्य जमावड़े की असलियत से काफी हद तक अनजान था। ये बात और साफ हुई 1992 में हवाना में एक सम्मेलन हुआ था। उसमें जनरल अनातोली ग्रिपकोव थे, जो क्यूबा ऑपरेशन के प्रमुख योजनाकारों में से एक थे। उन्होंने खुलासा किया। क्या खुलासा किया उन्होंने? उन्होंने बताया कि 1962 की गर्मियों तक सोवियत संघ ने क्यूबा में मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों SS-4 और SS-5 के साथ साथ करीब 43,000 सैनिक तैनात कर दिए थे। 43,000 सैनिक। और अमेरिका का अनुमान क्या था उस समय? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान था कि क्यूबा में महज 6,000 से 10,000 सोवियत सैनिक होंगे। अरे बाप रे,
इतना बड़ा अंतर। हाँ, बहुत बड़ा अंतर। ये दिखाता है कि अमेरिका कितने अंधेरे में था। इसका सीधा मतलब था कि अगर अमेरिका हमला करता तो उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत सोवियत प्रतिरोध का सामना करना पड़ता। संकट और बढ़ सकता था। और सुनिए, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, ग्रिपकोव ने यह भी बताया कि रणनीतिक मिसाइलों के अलावा सोवियत संघ ने क्यूबा में सामरिक यानी टैक्टिकल परमाणु हथियार भी तैनात कर दिए थे, करीब 100। टैक्टिकल परमाणु हथियार, छोटे वाले। हाँ, छोटे परमाणु हथियार जिन्हें युद्ध के मैदान में दुश्मन सेनाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। अमेरिका को इन सामरिक हथियारों की मौजूदगी की भनक तक नहीं थी। जरा सोचिए। ये तो बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल, इनकी मौजूदगी खतरे को कई गुना बढ़ा देती थी, क्योंकि इनका इस्तेमाल करने का फैसला शायद स्थानीय सोवियत कमांडर भी ले सकते थे। मतलब अनजाने में परमाणु युद्ध छिड़ने का जोखिम बहुत ज्यादा था। और एक दिलचस्प बात, सोवियत दस्तावेजों में इसे क्यूबाई मिसाइल संकट नहीं कहा गया है। तो क्या कहा गया है? उसे कैरिबियाई संकट या ऑपरेशन अनादीर कहा गया है, जो शायद उनके कहीं ज्यादा व्यापक सैन्य अभियान की ओर इशारा करता है। तो 16 अक्टूबर को मिसाइलों का पता चला। उसके बाद अगले 13 दिन, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि व्हाइट हाउस में किस स्तर का तनाव रहा होगा। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। बिल्कुल, अमेरिकी U-2 जासूसी विमान लगातार क्यूबा के ऊपर उड़ानें भर रहे थे और हर नई तस्वीर दिखा रही थी कि मिसाइल साइट्स कितनी तेजी से बन रही हैं। राष्ट्रपति केनेडी ने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों का एक समूह बनाया। उसे एक्सकॉम कहा गया, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कौन-कौन थे मुख्य लोग? इसमें रक्षा मंत्री रॉबर्ट मैकनमारा थे, विदेश मंत्री डीन रस्क, अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट केनेडी जो राष्ट्रपति के भाई थे, और दूसरे प्रमुख अधिकारी शामिल थे। एक्सकॉम में कई दिनों तक जबरदस्त बहस चली। कुछ सदस्य थे जिन्हें हॉक्स यानी बाज कहा जाता था। वो क्यूबा पर फौरन हवाई हमले या पूरे आक्रमण की वकालत कर रहे थे। और दूसरे? दूसरे थे डव्स यानी कबूतर। वो कूटनीतिक समाधान या नाकाबंदी जैसे कम जोखिम वाले विकल्पों पर जोर दे रहे थे। आखिर में काफी सोच विचार के बाद केनेडी ने एक बीच का रास्ता चुना। और वो मध्य मार्ग था नौसैनिक क्वारंटीन। हाँ, 22 अक्टूबर 1962 की शाम केनेडी ने अमेरिकी टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की तैनाती का खुलासा किया और घोषणा की कि अमेरिकी नौसेना क्यूबा के चारों ओर एक नौसैनिक क्वारंटीन लागू करेगी, ताकि और हथियार न पहुंच सके। हाँ, और उन्होंने जानबूझकर ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ब्लॉकेड युद्ध की कार्यवाही मानी जाती है, एक्ट ऑफ वॉर। क्वारंटीन शब्द थोड़ा नरम था। इसका मकसद था सोवियत संघ को सोचने का थोड़ा मौका देना। उनका वो भाषण तो ऐतिहासिक माना जाता है। उन्होंने साफ कहा था, हमारा लक्ष्य ताकत की जीत नहीं बल्कि अधिकार की पुष्टि है। और फिर न कि स्वतंत्रता की कीमत पर शांति, बल्कि शांति और स्वतंत्रता दोनों। इन शब्दों ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश तो दे दिया था। उसी दिन केनेडी ने ख्रुश्चेव को एक सीधा पत्र भी भेजा था। उसमें उन्होंने वियना में हुई अपनी पिछली मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि कोई भी समझदार व्यक्ति जानबूझकर दुनिया को ऐसे ही युद्ध में नहीं झोंकेगा जिसमें कोई जीत नहीं सकता। ये एक तरह से तनाव कम करने की अपील थी। लेकिन क्या ख्रुश्चेव ने नरमी दिखाई? क्या उन्होंने इस क्वारंटीन को मान लिया? शुरू में तो बिल्कुल नहीं। ख्रुश्चेव ने 23 अक्टूबर को जवाबी पत्र भेजा। उसमें उन्होंने अमेरिकी क्वारंटीन को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और आक्रमण का कार्य बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि सोवियत जहाज इस क्वारंटीन को नहीं मानेंगे और जरूरत पड़ी तो अमेरिकी जहाजों का सामना करेंगे। तो तनाव और बढ़ गया। हाँ, तनाव चरम पर पहुंच गया। अमेरिकी नौसेना ने क्यूबा की घेराबंदी कर ली थी। अटलांटिक महासागर में अमेरिकी युद्धपोत और सोवियत मालवाहक जहाज, जिनमें शायद और मिसाइलें या उपकरण थे, वो आमने सामने आने लगे। मतलब किसी भी छोटी सी चूक या गलतफहमी से टकराव शुरू हो सकता था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि एक वक्त पर केनेडी ने अपने सलाहकारों से कहा कि शायद क्यूबा पर सैन्य हमला ही एकमात्र रास्ता बचा है। बाप रे! तो फिर दुनिया इस विनाश के कगार से वापस कैसे लौटी? ये संकट आखिर हल कैसे हुआ? यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। यहीं पर कूटनीति, खासकर पर्दे के पीछे की जो बातचीत होती है, और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं ने उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 26 अक्टूबर को संकट के बीच एक उम्मीद की किरण दिखी। एबीसी न्यूज के एक संवाददाता थे जॉन स्केली। उन्होंने व्हाइट हाउस को एक सनसनीखेज जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एक उच्च स्तरीय सोवियत एजेंट ने उनसे अनौपचारिक रूप से संपर्क किया है। कौन था वो एजेंट? बाद में पता चला कि वो केजीबी के वॉशिंगटन स्टेशन चीफ अलेक्जेंडर फोमिन थे। फोमिन ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका सार्वजनिक रूप से यह वादा करे कि वो क्यूबा पर कभी आक्रमण नहीं करेगा, तो सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा सकता है। और इसी दिन देर शाम मॉस्को से ख्रुश्चेव का एक लंबा, भावनात्मक और कुछ हद तक बिखरा हुआ सा पत्र वॉशिंगटन पहुंचा। उसमें भी इसी तरह का प्रस्ताव था। अच्छा। हाँ, ख्रुश्चेव ने परमाणु युद्ध की भयावहता का जिक्र किया और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लिखा, अगर युद्ध छिड़ गया तो उसे रोकना हमारे या आपके बस में नहीं होगा। आइए हम इस रस्सी को खींचना बंद करें जिससे हमने युद्ध की गांठ बांधी है। इस पत्र से लगा कि शायद ख्रुश्चेव भी पीछे हटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो लगा कि चलो समाधान मिल सकता है। लेकिन फिर अगले दिन 27 अक्टूबर, जिसे ब्लैक सैटरडे कहते हैं, उस दिन तो हालात और बिगड़ गए थे। हाँ, 27 अक्टूबर संकट का सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ। उस दिन कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे लगा कि बस अब युद्ध होकर रहेगा। जैसे कि सबसे पहले तो क्यूबा के ऊपर उड़ान भर रहा एक अमेरिकी U-2 जासूसी विमान था। उसे सोवियत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम से मार गिरा दिया गया। ओहो। पायलट मेजर रुडोल्फ एंडरसन जूनियर, उनकी मौत हो गई। ये संकट के दौरान हुई एकमात्र सीधी सैन्य कार्रवाई थी और इसने व्हाइट हाउस में सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अमेरिकी जनरलों ने फौरन जवाबी हमले की मांग की और उसी दिन मॉस्को से ख्रुश्चेव का एक दूसरा पत्र आया। ये पहले वाले से कहीं ज्यादा सख्त और औपचारिक था। उसमें क्या था? इस पत्र में एक नई और मुश्किल शर्त जोड़ दी गई थी। ख्रुश्चेव ने कहा कि सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइलें तभी हटाएगा जब अमेरिका तुर्की से अपनी जुपिटर मिसाइलें हटाएगा। अरे, तुर्की वाली मिसाइलें? हाँ यार। उन्होंने तर्क दिया, आप हमारी सीमाओं के पास तुर्की में तैनात अपनी मिसाइलों को रक्षात्मक मानते हैं और हमारी मिसाइलों को आक्रामक। ये कैसा तर्क है? ये सीधे तौर पर एक जैसे को तैसा वाली मांग थी। तो अब केनेडी प्रशासन के सामने दो अलग-अलग प्रस्ताव हो गए। एक तो वो जो अनौपचारिक चैनल और पहले पत्र से आया था कि बस क्यूबा पर हमला न करने का वादा करो, और दूसरा ये वाला कि तुर्की से मिसाइलें हटाने की सार्वजनिक शर्त मानो। इसने तो उन्हें बड़ी दुविधा में डाल दिया होगा, खासकर अपने नाटो सहयोगियों को लेकर। बिल्कुल। तुर्की नाटो का सदस्य था। सार्वजनिक रूप से दबाव में आकर वहां से मिसाइलें हटाना ये अमेरिका की अपने सहयोगियों के प्रति जो प्रतिबद्धता थी उस पर सवाल खड़े कर सकता था। नाटो गठबंधन को कमजोर दिखा सकता था। एक्सकॉम में फिर से जोरदार बहस छिड़ गई कि भाई किस प्रस्ताव का जवाब दिया जाए। कुछ सलाहकारों ने कहा कि दूसरे पत्र को नजरअंदाज करो और केवल पहले प्रस्ताव पर ध्यान दो। तो इस जटिल स्थिति से निकलने का रास्ता कैसे मिला? यहीं पर शायद रॉबर्ट कैनेडी, जो अटॉर्नी जनरल थे, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अक्टूबर की रात जब तनाव अपने चरम पर था, राष्ट्रपति के भाई और अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी ने वॉशिंगटन में सोवियत राजदूत अनातोली डोब्रिनिन के साथ एक गुप्त बैठक की। अच्छा, गुप्त बैठक। हाँ, और ये बैठक संकट को टालने में मील का पत्थर साबित हुई। JFK लाइब्रेरी और बाद में जो दस्तावेज जारी हुए उनसे पता चलता है कि रॉबर्ट कैनेडी ने इस बैठक में डोब्रिनिन को बताया कि अमेरिका ख्रुश्चेव के पहले प्रस्ताव को, यानी क्यूबा पर हमला ना करने का वादा, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन, और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, रॉबर्ट कैनेडी ने डोब्रिनिन को यह भी आश्वासन दिया कि संकट हल होने के कुछ समय बाद अमेरिका तुर्की से अपनी जुपिटर मिसाइलें हटा लेगा। लेकिन ये गुप्त रहेगा। हाँ, ये समझौता पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इसे सार्वजनिक रूप से क्यूबा सौदे का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो इस तरह अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से तो केवल पहली शर्त मानी, लेकिन गुप्त रूप से दूसरी शर्त, यानी तुर्की मिसाइलें हटाना, वो भी मान ली। ये एक क्लासिक क्विड प्रो को था, कुछ के बदले कुछ, जिसे दुनिया की नजरों से छुपाकर अंजाम दिया गया। तो मतलब एक गुप्त लेन देन ने दुनिया को परमाणु युद्ध से बचा लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया वो पूरी कहानी थी ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यही कूटनीति की जटिलता उसकी परतें हैं। इस गुप्त समझौते के बाद जो कूटनीतिक बर्फ जमी हुई थी वो तेजी से पिघली। 28 अक्टूबर को मॉस्को रेडियो ने घोषणा की कि सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाने और उन्हें वापस सोवियत संघ ले जाने के लिए सहमत हो गया है। बदले में अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से गारंटी दी कि वो क्यूबा पर कभी आक्रमण नहीं करेगा और क्वारंटीन हटा लेगा। और फिर कुछ महीनों बाद अमेरिका ने बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के चुपचाप तुर्की और इटली से अपनी वो पुरानी पड़ चुकी जुपिटर मिसाइलों को भी हटा लिया।
संकट टल गया। इस पूरे संकट से एक और बहुत अहम सबक सीखा गया, वो था दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे और तत्काल संचार की जरूरत। हाँ, वो हॉटलाइन वाली बात। बिल्कुल। इसी के चलते 1963 में वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक सीधी संचार लाइन स्थापित करने पर सहमति बनी, जिसे लोकप्रिय रूप से हॉटलाइन या रेड फोन कहा जाता है। हालांकि ये असल में एक टेलीप्रिंटर लिंक था, कोई लाल टेलीफोन नहीं था। इसका मकसद था कि भविष्य में ऐसे संकटों के दौरान गलतफहमियों को कम किया जा सके और सीधा संवाद हो सके। तो 1962 के क्यूबाई मिसाइल संकट की इस गहन चर्चा से जो मुख्य बातें उभरकर सामने आती हैं, वो ये है कि कैसे आधी अधूरी खुफिया जानकारी, आपसी अविश्वास और सीधे संवाद की कमी, ये सब मिलकर दुनिया को परमाणु विनाश के कितने करीब ले आई थी। ये वाकई इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और साथ ही ये भी पता चलता है कि संकट के बिल्कुल चरम पर भी, जब सैन्य टकराव लगभग तय लग रहा था, तब भी कूटनीति, खासकर जो गुप्त चैनल होते हैं, और आपसी लेन देन, जैसे तुर्की मिसाइलों का वो गुप्त सौदा, उसने समाधान का रास्ता निकाला। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नाजुकता को दिखाता है और नेताओं द्वारा लिए गए फैसलों के कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, ये भी दिखाता है। ये संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट और निवारण, डिटेरेंस, इनके अध्ययन में एक क्लासिक केस स्टडी बन गया है। हमारे श्रोताओं और विशेषकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये घटना कई नजरियों से महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में तथ्यात्मक सवाल आ सकते हैं, जैसे संकट की तारीखें, कौन नेता शामिल थे, केनेडी, ख्रुश्चेव, कास्त्रो, मिसाइलों के नाम जुपिटर, SS-4, SS-5, एक्सकॉम क्या था, क्वारंटीन, ब्लैक सैटरडे, हॉटलाइन वगैरह। और मेंस के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे शीत युद्ध, शक्ति संतुलन, निवारण सिद्धांत, फिर कूटनीति के प्रकार, सार्वजनिक बनाम गुप्त संकट प्रबंधन की रणनीतियां और खुफिया विफलताओं के प्रभाव जैसे विषयों पर विश्लेषण वाले प्रश्नों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। द प्रिंट जैसे स्रोतों से इस पर विश्लेषण पढ़ना एक समकालीन परिप्रेक्ष्य भी देता है। बिल्कुल। और ये संकट आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। उस समय की तुलना में आज हमारे पास संचार के कहीं ज़्यादा उन्नत साधन हैं। इंटरनेट है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम भविष्य में ऐसी गलतफहमी और संकटों से पूरी तरह सुरक्षित हैं? या फिर जो नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे कि साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले हथियार, या सोशल मीडिया पर जो गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं, क्या ये सब नए और शायद पहले से भी ज़्यादा जटिल तरह का संकट पैदा कर सकती हैं? ऐसे संकट जिनकी हमने अभी शायद कल्पना भी नहीं की है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और भविष्य की चुनौतियों की तरफ इशारा करता है। हम आशा करते हैं कि द डीप डाइव की इस कड़ी ने आपको 1962 के क्यूबाई मिसाइल संकट की जटिलताओं को, इसके पीछे की कूटनीतिक बारीकियों को और इतिहास के इस निर्णायक मोड़ को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गहरी रुचि रखते हैं, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी गहन चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या विचार है तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में ज़रूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।